हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का फिर से फ्लेरी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और इस बार एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया है कि ये जो वीडियोस आ रही हैं वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर होगा, एक अध्याय का परिचय होगा और बाकी के सारे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम बेटा कैसे डिस्कस करने वाले हैं लाइव क्लास में। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा जी लाइव क्लास में। लाइव क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में तो खास तौर से, ताकि अगर चीजें लाइव मिलती हैं तो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि क्या जो मैं सिखा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो रही बात? तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा ट्रायंगल का, अध्याय नंबर 6 त्रिभुज, कक्षा 10, विषय गणित। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम खोटी के, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो ऐसे सुनना, जरा मेरी बात को अच्छे से समझना। क्लास 9 में, कक्षा 9 में, क्लास 9th में आपने ट्रायंगल पढ़ा हुआ था, आया ना बोला जाए। कक्षा 9 में जो आपने ट्रायंगल पढ़ा हुआ था वो ट्रायंगल बेसिकली सर्वांग समता को दर्शाता था। सर्वांग समता यानी कनकरेंसी को दर्शाता है। कक्षा 10 में जो आप ट्रायंगल पढ़ते हो वो दर्शाएगा बेटा जी सिमिलरिटी को। ध्यान से समझना, यहां पे आप आकृतियों की दो विशेषताएं होती हैं उनको समझेंगे। एक विशेषता होती है सर्वांग समता और एक विशेषता होती है समरूपता। सर्वांग समता त्रिभुजों का आपने कहां पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई? क्लास 9th में। और आज जो हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी यानी कि समरूपता का गहन डीप अध्ययन आज हम देखेंगे। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही समझना है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही समझना है। क्वेश्चन बहुत आसानी से अपने आप आपके होने वाले हैं। तो चलिए बेटा ध्यान से सुनते रहिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम खोटी के। आइए समझते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले त्रिभुज में, तो त्रिभुज होता क्या है अगर आप बताओ सभी तो? त्रिभुज क्या होता है ध्यान से समझना। त्रिभुज विश्व का सबसे छोटा बहुभुज होता है। जी हां भाइयों और उनकी बहनों, त्रिभुज क्या होता है? विश्व का सबसे छोटा बहुभुज होता है। यह क्या मतलब बोल दिए, समझना। बहुभुज क्या होता है सबसे पहले हल्का सा आप जानते होंगे, मैं हल्का सा डिटेल दे देता हूं बेटा। बहुभुज क्या होता है? ऐसा आकृति जो कि बंद हो, ऐसी आकृति जो कि किसी विशेष आर्म्स द्वारा, साइड्स द्वारा, भुजाओं द्वारा बंद होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? त्रिभुज बोलते हैं, सॉरी बहुभुज बोलते हैं। मैंने आपसे बोला कि त्रिभुज क्या होता है? सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा। यहां पे छोटा का मतलब किससे है? नंबर ऑफ साइड से, यानी भुजाओं की संख्या से। छोटा का मतलब किससे बेटा? नंबर ऑफ साइड से, यानी कि भुजाओं की संख्या से। सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? त्रिभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज या और कुछ नहीं, त्रिभुज होता है। अब कहोगे सर ये कैसे है? समझना, मैंने बोला कि बहुभुज तो वो आकृति होती है जो बंद हो। क्या दो भुजाओं के द्वारा कोई आकृति बंद हो सकती है? सोचो समझो बताओ, क्या दो भुजाओं के द्वारा कोई आकृति बंद हो सकती है? आप कहोगे ना बाबा ना। बंद करने के लिए तो कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए? 3 भुजाएं चाहिए। किसी भी आकृति को बंद करने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए? 3 भुजाएं चाहिए। और बंद भुजाओं से बने हुए आकृति को ही क्या बोलते हैं बेटा? बहुभुज। और सबसे कम भुजाएं बंद होने के लिए, बंद आकृति बनने के लिए सबसे कम भुजाएं कितनी की जरूरत पड़ेगी? 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 भुजाओं के माध्यम से कोई भी फिगर बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए आपको कम से कम, बंद करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी आपको। हो जा,
क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? तो ये बेसिक चीज थी जो आप समझ गए कि त्रिभुज क्या होता है, एक प्रकार का बहुभुज होता है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं, ऐसा बहुभुज जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज की बात करेंगे तो ये भी बहुभुज है, 4 भुजाओं वाला। पंचभुज की बात करेंगे ये भी बहुभुज है, 5 भुजाओं वाला। ये बात की बातें हैं, लेकिन जो अभी हमें देखना है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में देखना है। तो त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना जो हमें समझना है। तो त्रिभुज में सबसे पहले आपने देखा था क्लास 9th में सर्वांग समता। अब आप देखने वाले हो समरूपता। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, बहुत ही नई नई चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपके जीवन में रस ही रस हो जाएगा, इतना रस होगा कि गणित से प्रेम होने लगेगा। तो सर्वांग समता हल्का सा देख लेते हैं। सर्व अंग समान। सर्वांग समता का मतलब पहले समझो, फिर समरूपता का मतलब समझाऊंगा। ऐसा मतलब समझाऊंगा कि विश्व में अगर चाहोगे भी भूलना तो भी नहीं भूल पाओगे। सर्वांग समता क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर्व अंग समता का मतलब समान, यानी कि ऐसी 2 आकृतियां जिनके सभी अंग क्या हो, समान हो। ऐसी 2 आकृतियां जिनके सभी अंग क्या हो, समान हो। और अंग क्या क्या होते हैं किसी भी आकृति के? या तो वो अंग कोण होता है, या तो वो अंग मेरे प्यारे सगे भाइयों और उनकी सगी बहनों, या तो वो कोण होता है और या तो वो भुजा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? अंग क्या क्या होता है? या तो कोण या तो आपका भुजा। यानी ऐसी 2 आकृतियां जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं। एक बार फिर से करेंगे। ऐसी 2 आकृतियां जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे फिगर को, ऐसे दोनों फिगर को हम एक दूसरे के सर्वांग सम फिगर बोलते हैं। जैसे इसका देशी भाषा में यह भी समझ लो कि आपके पास एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, आपने एक और लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर की ही। इस लाइन में एक ही अंग है और वो अंग है भुजा। इस लाइन में या इस फिगर में एक ही अंग है और वो अंग है भुजा। क्या ये 5 सेंटीमीटर की भुजा और ये 5 सेंटीमीटर की भुजा एक जैसी है? बिल्कुल है। क्या ये एक दूसरे को आरोपित कर लेंगी? मतलब क्या इस 5 सेंटीमीटर की भुजा को उठाकर इस पे पटक दूं तो पूरे तरीके से आरोपित हो जाएगा? पूरे तरीके से आरोपित हो जाएगा। तो ऐसे फिगर जो एक दूसरे पे पूरे तरीके से आरोपित हो जाएं, उन्हें भी सर्वांग सम फिगर बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये तो था, ये वाला जो फॉर्मूला है या ये वाला जो तरीका है, ये इसके नाम के हिसाब से है। और ये जो समझना है देसी समझना है कि ऐसे 2 फिगर जो एक दूसरे को आरोपित कर ले, ढक ले, आच्छादित कर ले, तो वो फिगर अब बेटा जी आपके सर्वांग सम फिगर होते हैं। जैसे ये रहा मेरा हाथ, ये चपका दिया, ये एकदम ओवरलैप हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप हो गया। तो ऐसे 2 फिगर जो ओवरलैप हो जाएं, एक दूसरे पर आच्छादित हो जाएं, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। कहां गया? ये रहा। समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें सर्वांग समता अभी तो नहीं देखना था, लेकिन हम बारे में डिस्कस कर ले रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आपकी पहले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में है। मैंने एक सर्कल ले लिया 5 सेंटीमीटर का, एक और सर्कल लिया, यह भी 5 सेंटीमीटर का मान लो। 5 सेंटीमीटर दोनों बराबर सर्कल हैं। दोनों को उठा के एक दूसरे को ऊपर रख दिया तो क्या आरोपित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यह फिगर भी क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सर्वांग सम। मैंने एक त्रिभुज ले लिया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मैंने एक और त्रिभुज ले लिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक दूसरे पे आरोपित हो जाएंगे? जी हां, बिल्कुल। अगर ये आरोपित हो जाएंगे तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर्वांग सम। अभी कोण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम आच्छादित होने की बातें कर रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो ये तो था सर्वांग समता जो आप क्लास 9 में पढ़े थे। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि ऐसे 2 फिगर जिनके सभी अंग समान हो, अंग का मतलब कोण और भुजा, यानी एक दूसरे पर आरोपित हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सर्वांग सम फिगर। समरूपता आते हैं।
समरूपता जो है इसका बड़ा भाई है। सर्वांग समता का बड़ा भाई कौन होता है बेटा जी? समरूपता। समरूपता को ऐसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि विश्व में अगर चाहोगे भूलना तो भी भूल नहीं पाओगे मेरे प्यारे भाइयों। आइए समझते हैं समरूपता। इसको मैं ऐसे बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो मैं बताता हूं वही रामबाण है और कुछ है नहीं मैथ्स में। सुनना मेरे प्यारे भाई, आप कभी आगरा गए हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर गए हैं। नहीं गए हो तो भी सुन लो। अगर कभी आप आगरा जाओ, ट्रेन से जाना, ट्रेन में सफर का ज्यादा अलग आनंद आता है, बाकी तो सफर ऐसे ही कट जाते हैं, जिंदगी का सफर हंसते हंसते कट जाता है, उनमें से सबसे अच्छा सफर होता है ट्रेन का। ट्रेन से अगर आप भाग रहे हो, किससे भाग रहे हो? ट्रेन से, ट्रेन से जा रहे हो आगरा। अगर आप कभी पहुंचोगे तो आगरा स्टेशन से पहले या एक स्टेशन बाद आपके बोगी में, आपके कंपार्टमेंट में कुछ ऐसे खिलौने बेचने वाले आपको जरूर मिलेंगे जो कि ताजमहल का एक छोटा सा खिलौना आपको बेचेंगे ही बेचेंगे। भाई रोजी रोटी है। ताजमहल का एक छोटा सा खिलौना वो आपको बेचेंगे। यानी अगर आपने उस खिलौने को खरीदा तो आपके पास एक ताजमहल मिला। अरे बोलो हाँ या ना। और सपोज आप खिड़की पर बैठोगे, कभी भी ट्रेन के खिड़की पे बैठोगे और आगरा स्टेशन से ही आपको ओरिजिनल ताजमहल भी दिखने लगता है। कभी जाना तो एक्सपीरियंस करना ये वाली चीज। आपके पास एक खिलौने का ताजमहल है, आपके सामने एक ओरिजिनल ताजमहल है। खिलौने का ताजमहल, ओरिजिनल ताजमहल, खिलौने का ताजमहल, ओरिजिनल ताजमहल। ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, एक जैसा रूप होगा। वो भी ताजमहल की बनावट रख रहा है, खिलौना भी ताजमहल की बनावट रख रहा है। दोनों की बनावट एक है, दोनों का रूप एक है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई? समरूप होगा। समझ में आवत है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो समरूपता में क्या होना चाहिए बेटा? बनावट सेम होना चाहिए, बनावट सेम होना चाहिए। इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। समरूपता में क्या होनी चाहिए? बनावट। बनावट को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी शेप, कि वो चीज कैसे दिख रही है। बनावट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? शेप, बनावट। और सर्वांग समता में क्या होता है बेटा? साइज और शेप दोनों बराबर होने चाहिए। साइज एंड शेप दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने 5 सेंटीमीटर भुजा का एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और एक और 5 सेंटीमीटर का दूसरा ट्रायंगल ले लिया, तो साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल थे। मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का 5 सेंटीमीटर रेडियस के 2 आपके लिए वृत्त ले लिए। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, साइज भी सेम है, वृत्त शेप भी सेम है। तो ये किस में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर्वांग समता में। समरूपता समझते हैं। 5 सेंटीमीटर का एक मैंने वृत्त लिया, दूसरा वृत्त 2 सेंटीमीटर का लिया, 2 मीटर का लिया, सेंटीमीटर का जो भी ले लो, तो इसका शेप बराबर है? यस भाई, शेप यानी ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, बनावट रूप सेम है, तो ये दोनों फिगर क्या होंगे? समरूप होंगे। वृत्त समरूप होंगे। लेकिन क्या सर्वांग सम होगा? नहीं, क्योंकि सर्वांग समता में साइज भी बराबर होना चाहिए। पकड़ में आने चाहिए बात। आओ समझो एक और एग्जांपल। ऐसे समझा दूंगा ना कि विश्व में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। समझो, 5 का एक मैंने बेटा समबाहु त्रिभुज ले लिया, 5 का। मैंने एक और समबाहु त्रिभुज लिया 2 और 2 का। क्या ये समरूप है कि सर्वांग सम? आप बोलोगे सर समरूप है। क्यों? क्योंकि इनका शेप यानी बनावट सेम है। इनका शेप यानी बनावट सेम है। कहने का मतलब ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, साइज अलग अलग है तो ये सर्वांग सम नहीं हो पाएंगे, लेकिन बनावट एक जैसी है तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि समरूपता और सर्वांग समता क्या होता है। बेटा जी समरूपता क्या होती है? जिसमें शेप यानी बनावट यानी रूप सेम हो, और सर्वांग समता क्या होती है? जिसमें साइज और शेप दोनों सेम हो।
क्लियर हो रही बात? आइए अब आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, वो पढ़ना है समरूपता। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको? बहुत बढ़िया प्रदर्शन है आप सभी का। आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई समरूपता के बारे में डिटेल डिस्कशन। बहुत ही ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं डायरेक्ट अभी थ्योरी को याद करवाऊंगा आपसे, फिर हम लाइव क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे। हम थ्योरी को बेटा जी डायरेक्ट याद करेंगे और फिर लाइव क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे। लेकिन थ्योरी जो याद कराने का तरीका होगा वो विश्व में पहली बार होगा। थ्योरी जो याद कराने का तरीका होगा वो विश्व में पहली बार होगा। आइए समझते हैं, आइए देखते हैं। तो आपको जो नोटिस करना है मेरे प्यारे भाई, वो करना है समरूपता, समरूपता, समरूपता। समझना, ध्यान समझना। अगर आपके पास मैंने कोई दो त्रिभुज ले लिए, ए बी सी डी ई एफ, अगर मैंने आपके पास कोई दो त्रिभुज लिए, किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हों, किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हों, फिर से बन जा, फिर से बन जा, फिर से। किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा जी? समरूप होते हैं। कोण वन दोनों बराबर हैं, यानी कोण ए बराबर कोण डी। कोण दो यानी कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। क्या दो कोण बराबर हो गए? जी हां। अगर दो कोण बराबर हो गए हैं आपके मेरे प्यारे भाई, अगर दो कोण बराबर हो गए हैं तो पूरा त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। समझना, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। पूछो कैसे? अरे ऐसे, क्योंकि जो तीनों कोणों का योग होता है 180, तीनों कोणों का योग होता है 180। तीसरा कोण कैसे निकलेगा? जब 180 में से दोनों को जोड़कर घटाओगे, कोण एक और कोण दो को जोड़कर जब घटाओगे, कोण एक और कोण दो को जोड़कर जब घटाओगे तो तीसरा कोण मिलेगा। अरे हां या ना? कोण एक और कोण दो को जोड़कर जब 180 में से घटाओगे तो तीसरा कोण मिलेगा। अब जरा यहां देखो बेटा, a बराबर d है, b बराबर e है, 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 2 है, तो यहां भी जो कोण 3 होगा वो कोण 1 और कोण 2 को घटाने पर ही तो कोण 3 मिलेगा। जो कोण 3 होगा मेरे प्यारे भाई, वो भी तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़कर 180 से घटाने पर ही तो मिलेगा। क्या दोनों त्रिभुजों में 180 में से मैंने समान वैल्यू घटाई है? एक और दो का योग ही तो घटाया है, पहले त्रिभुज में भी, हरे वाले त्रिभुज में भी और व्हाइट वाले त्रिभुज में भी एक और दो का योग ही घटाया है। क्या समान चीज घटाएंगे 180 में से तो सेम वैल्यू मिलेगी? अगर मैंने 180 में से समान चीजें घटाई हैं दो जगह, तो दोनों जगह वैल्यू सेम मिलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी क्या होगा? सेम ही होगा, बराबर ही होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो आप इस चीज को रट्टा मार लो कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनका शेप, त्रिभुज का शेप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। समरूपता का जो बेसिक सेंस है वो कोण से निकलता है। समरूपता का जो बेसिक सेंस है, ऐसा नहीं है कि साइड से नहीं होता, होता है, लेकिन जो उद्भव हुआ है समरूपता का वो किससे हुआ है? शेप से। और शेप किस पे डिपेंड करता है बेटा जी? एंगल्स पर। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। एकदम लहर लहर के मिट रहा है, देख रहे हो? एकदम लहर लहर के, मजेदार है ये। क्लियर हो रही बात? तो समरूपता भी गायब हो गया। ठीक है, अब आइए समझे। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों
तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये चीज आप समझ गए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? समरूप तो हो गए, समरूप तो हो गए, अरे समरूप तो हो गए भाई। अब समरूप होने पे रिजल्ट क्या मिलेगा? समरूप होने पे रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई? तो अब रिजल्ट यह है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अगर आपको नहीं पता समरूप है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो दो कोण बराबर करना पड़ेगा। अगर मैंने दो कोण बराबर कर दिया तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा जी? समरूप हो जाएंगे। तो यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। और समरूपता से रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट यह मिलेगा कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है? इंग्लिश में समझ लो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो अनुपात है वो बराबर होता है। समझ में आ रही बात? करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात बराबर होता है। ध्यान से समझना बेटा, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि अभी ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या है अभी समझ में आ जाएगा आप सभी को। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके करस्पॉन्डिंग के, भी हिंदी याद नहीं आ रही बेटा, इसी से समझ लेते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात बराबर होगा। यह करस्पॉन्डिंग क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा बहुत डिटेल में। करस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात बराबर होगा। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखते हैं? अगर ये चीज आपने समझ लिया जो मैं अब मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट के 10 मिनट में अगर जो बताया अगर वो आपने समझ लिया तो आई गारंटीड समरूपता में एक भी डाउट नहीं बची, एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो रिजल्ट क्या है? यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात बराबर होगा। ये सब नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। पॉज किया, नोट करो। अब हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, समझना जरा। समझो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं बेटा, समझो। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। अगर ये चीज आपने सीख ली तो आपको जीवन में कभी भी समरूपता में कोई टेंशन नहीं मिलने वाली है। डी ई एफ, जहां गिवन है कोण 1 बराबर कोण 1, यानी कि ये 1 है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। कोण 2 बराबर कोण 2, यानी कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ये चीजें आपको अगर गिवन है तो अगर दो कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएंगे? तो त्रिभुज ए बी सी, समरूपता का चिन्ह ये होता है, एक लाइन, सॉरी, समरूपता का चिन्ह बेटा ये होता है, ये होता है सर्वांग समता का चिन्ह और ये होता है समरूपता का चिन्ह। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर हो रही बातें? अब आइए समझते हैं अच्छे से। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? उनका रेशियो बराबर होता है। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यह होता है मेरे प्यारे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यह होता है कि जो कोण बराबर हैं, बहुत इत्मीनान से सुनना, विश्व में ऐसे कोई समझाएगा नहीं, जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजा, जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा उस कोण के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। जैसे अगर आपने देख लिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो करना क्या है? कोण 1 यानी कोण ए बराबर कोण डी के, तो कोण ए के करस्पॉन्डिंग यानी कोण ए के
विपरीत साइड कौन सी है, BC, ये लिख लिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है ना, अरे बोलो ना यार, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है ना, वही तो कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, बराबर कोणों के सामने की भुजा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, बराबर कोणों के सामने की भुजा। कोण ए बराबर कोण डी, तो कोण ए के सामने की भुजा कौन हो गई, BC। अब इस त्रिभुज में कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। कोण डी के सामने की भुजा कौन हो गई मेरे प्यारे भाई, EF। तो कोण डी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी EF, इनका रेशियो अगले करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, समझना। अब कोण एक का रेशियो लिख लिया, कोण दो की बारी। कोण दो के विपरीत साइड कौन है बेटा जी, AB, इस त्रिभुज में ABC में। अब इधर कोण दो ये रहा, क्योंकि C बराबर F, C बराबर F, कोण दो के बराबर साइड कौन है बेटा जी, DE, तो ये मिला DE। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो कोण 3 बराबर कोण 3 के, यानी कोण B बराबर कोण E के। कोण 3 के सामने कौन है बेटा जी, AC। और इधर कोण 3 के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई, DF। तो बस आपको यही सीखना है मेरे प्यारे भाई कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकाला जाता है, बराबर कोण के सामने की भुजा। एक चीज का ध्यान, अगर आपने भिन्न के अंश में किसकी साइड लिखी है, किस त्रिभुज की साइड लिखी है, ABC त्रिभुज की साइड लिखी है। BC ABC में है, AB ABC में है, AC ABC में है। और हर में कौन सी साइड लिखी है, किस त्रिभुज की साइड लिखी है बेटा जी, DEF की। तो आपको यह चीज ध्यान देना है कि अगर अंश में आपने ABC त्रिभुज लिया है तो हर अनुपात के अंश में ABC ही आना चाहिए, तभी तो यह बराबर होगा। ऐसा मत कर देना कि एक बार अंश में ABC त्रिभुज ले लिया और एक बार अंश में DEF त्रिभुज ले लिया, तो रेशियो पलट जाएगा ना। अगर अंश में एक बार ABC त्रिभुज लिया है तो हर बार अंश में ABC त्रिभुज आएगा, और एक बार अगर अंश में DEF त्रिभुज ले लिया तो हर बार अंश में DEF आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जो त्रिभुज आप अंश में पहली बार में लोगे, हर बार वही त्रिभुज अंश में आएगा। क्योंकि अगर कभी किसी त्रिभुज को अंश में ले लो और उसी त्रिभुज को अगर हर में ले लो तो दोनों पलट जाएंगे ना, दोनों पलट जाएंगे। जैसे मान लो एक बार रेशियो 1/2 आया, मान लो एक बार रेशियो 1/2 आया, लेकिन अगर आपने इसको पलट दिया तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे? नहीं, पर आपको तो बराबर करना है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुज में यानी अनुपात में जो त्रिभुज आपने अंश में लिया तो हर बार उसी त्रिभुज को अंश में लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी तरफ से आपको एक बना के देता हूं ट्रायंगल, अपनी तरफ से एक ट्रायंगल बना के देता हूं मेरे प्यारे भाई। आपको कोण बराबर करके दे दूंगा, आपको उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज अगर आपने समझ गए तो समरूपता, सर्वांग समता की बेसिक चीज आप अपने आप क्लियर कर जाओगे। बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई में, बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो लाइव क्लास में देखेंगे। देखो, जैसे मैंने ये कोण अल्फा ले लिया और यहां पे ले लिया अल्फा, यहां पे मैंने बीटा ले लिया और यहां पे ले लिया बीटा, यहां पे मैंने बेटा जी थीटा ले लिया और यहां पे कोण ले लिया थीटा। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? सबसे पहले देखो, कहोगे हां, क्योंकि इन त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर है। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ये प्रदूषण रहता है कि ऊपर वाला कोण बराबर ऊपर वाला कोण, बाएं वाला कोण बराबर बाएं वाला कोण, दाएं वाला कोण बराबर दाएं वाला कोण। ऐसे नहीं होता है। कोणों की पोजीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार बदलती रहती है। कोणों की पोजीशन क्वेश्चन के अनुसार बदलती रहती है। देखो इस त्रिभुज में, देखो इन दोनों त्रिभुजों को देखो, अल्फा है कोण ए, इस त्रिभुज में अल्फा कहां है, ये रहा, ये अल्फा ये अल्फा, दोनों बराबर हो गए। लेकिन ये कोण ए है और ये कोण ई है, यानी कोण ए बराबर कोण ई। समझ में आ रही बात? हरे त्रिभुज में देखो बीटा है कोण बी, यहां कहां बीटा है एफ, यानी कोण बी बराबर कोण एफ, ये गिवन है। थीटा देखो हरे त्रिभुज में कोण सी, यहां पे कहां थीटा है बेटा,
कोण डी। तो क्या इस तरीके से मैंने आपको कोणों को बराबर करने को रखा है? जी हां। अगर यहां पे त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। हमें तो केवल 2 कोणों की जरूरत होती है, लेकिन मैंने यहां पे आपके लिए 3 कोण लिख दिया। तो त्रिभुज ABC मेरे प्यारे भाई समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती क्या है मेरे प्यारे भाई? बराबर कोण के सामने की भुजा। स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABC से, अल्फा को पकड़ा। अल्फा के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई? BC। इस त्रिभुज में अल्फा को पकड़ो। अल्फा के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई? DF। अनुपात बनाना आ जाएगा ना मेरे प्यारे भाई? बीटा को पकड़ लेते हैं, बीटा को पकड़ लेते हैं। बीटा के सामने कौन सा भुजा है बेटा जी? AC। यहां पे बीटा कहां है? ये रहा। बीटा के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई? DE। अगला अगला पकड़ लेते हैं मेरे प्यारे भाई थीटा को। थीटा यहां पे, थीटा यहां पे। थीटा के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई? AB। और यहां थीटा के सामने कौन है मेरे प्यारे भाई? EF। तो यह है आपका अनुपात लिखने का तरीका। अनुपात कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? बराबर कोण के सामने के भुजा। अगर मैं इनकी पोजीशन बदल भी दूं तो भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप ये बना लोगे रेशियो? अब इस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम लाइव क्लास में देखेंगे। डिटेल डिस्कशन किया हुआ है समरूपता के बारे में। आगे इसमें कई और छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, वो हम लाइव क्लास में देखेंगे और डिटेल अध्ययन करेंगे ताकि आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, प्लीज फ्लेरी क्लासेस के साथ बने रहिए। बहुत सी नई चीजें आपको मैथ्स या हर सब्जेक्ट में सीखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। यही हमारा उद्देश्य है और लाइव क्लासेस के लिए जल्द ही तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।